हेलो एवरीवन, दिस साइड सलोनी फ्रॉम संत कबीर विद्यापीठ। स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, जहां पर आप लगातार बने हुए हैं और ये देख पा रहे हैं कि सभी विषयों की क्लासेस हमारे इस प्लेटफॉर्म पर चलाई जाती है। जो भी सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी या फिर गोरखपुर यूनिवर्सिटी से संबंधित ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम अपनी क्लासेस लाते रहते हैं। उसके साथ ही साथ हम बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड भी आपके तक कंटेंट उपलब्ध कराते हैं। फिलहाल अगर हम बात करें अभी की क्लास की, तो ज्योग्राफी के विषय में आज हम, जैसे कि आपने टॉपिक से जान चुके हैं, कि आज हम वर्षण के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि स्वयं में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और क्योंकि इसको आप अपने जीवन में अक्सर देखने को पाते हैं, और आज की क्लास में हम देखेंगे कि वर्षण के कितने प्रकार होते हैं और वर्षण की प्रक्रिया क्या है। ये सारी बातें आज हम समझने वाले हैं। और आज की क्लास में आप ये समझेंगे कि हिमवर्षा या फिर ओलावृष्टि, ये सभी में और वर्षा में क्या अंतर है, क्या एक मेजर डिफरेंसेस है, ये सारी बातें आज की क्लासेस में आपको बहुत ही आसानी से क्लियर कराई जाएंगी। क्योंकि हम सभी अपने जीवन में देखते हैं ये सभी प्रकार की फुहार, ओलावृष्टि, ये सभी से हम परिचित हैं। लेकिन अगर भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो हम बहुत सारी बिंदुओं से अपरिचित रहते हैं। तो आज की क्लास में हम वही सारी बातें बहुत ही डिटेल में समझेंगे। चलिए जानते हैं कि वर्षण की प्रक्रिया क्या है, वर्षण होता क्या है। दोस्तों, जब आर्द्र वायु का अपार मात्रा में किसी कारणवश गर्म होकर के और वो जब ऊपर उठ जाती है, तो उसके तापमान में क्रमशः गिरावट आने लगती है। और ये क्यों होता है? क्योंकि आप जानते हैं कि जब मान लो कोई धरातल है, वहां पर वहां की वायु जो है वो गर्म हुई और गर्म होकर के वो ऊपर उठती है। और जब वो गर्म होकर के ऊपर उठ रही है, तो जाहिर सी बात है कि वो हमेशा गर्म नहीं रहेगी। एक समय ऐसा आएगा जब वो ठंडी हो जाएगी थोड़ी सी। तो जब वो ठंडी हो जाती है, तो उसका जो काफ़ी ऊँचाई पर जाने के बाद जब वो ठंडी हो जाती है, तो वो संघनित होने लगती है। और इसी संघनन से मेघों की उत्पत्ति होती है। मेघ जल की महीन बूंदों अथवा छोटे-छोटे हिमकणों के रूप में ये परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है? और जब ये परिवर्तित हो जाते हैं, तो ये जो जल की बूंद है, वो भार में हल्की होने के कारण मेघों को त्याग नहीं पाती है। ठीक है? वो मेघ के अंदर ही, यानी कि बादल के अंदर ही वो रह जाती है। पर ये वापस गिरती कब है? क्या ऐसी प्रक्रिया होती है कि वो वापस से नीचे गिरती है? जब कभी, अब एक बादल है, उस बादल में छोटी-छोटी बूंद जल की मात्रा है, छोटे-छोटे बूंदों के रूप में। और वो उसको त्याग नहीं कर पा रही है, बादल को। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जितने भी उस बादल में छोटे-छोटे कण हैं जल की बूंदों के, वो आपस में जुड़ करके जल की बड़ी बूंदों के रूप में निर्माण कर लेते हैं। और जब ये बड़ी बूंदों में परिवर्तित हो जाते हैं, तो इनका भार अधिक हो जाता है। और इनका भार इतना अधिक हो जाता है कि वो मेघों को त्याग करके धरातल पर तरल अवस्था में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिरने लगते हैं। ये तरल भी हो सकते हैं और ठोस भी हो सकते हैं। तरल कौन-कौन से होते हैं? आप जानते हैं कि तरल में वर्षा होती है, जल की वर्षा होती है। और ठोस के रूप में हम देखते हैं कि हिम वर्षा जो भी होती है, तो वो ठोस के रूप में होती है। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, लेकिन इसको और डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं फिगर के माध्यम से। मान लो ये कोई धरातल है। ये धरातल ऐसा नहीं है कि यहाँ पर केवल और केवल रेत की बूंद है, ऐसी सभी जगह नहीं है। ये जलीय क्षेत्र है। मान लो कोई जलीय क्षेत्र है। जलीय क्षेत्र में क्या हो रहा है कि यहाँ पे वायु का जो भार है, वायु का जो क्षेत्र है, वो गर्म होकर के ऊपर उठ जा रहा है। ये गर्म होकर के ऊपर उठ जा रहा है। और जब ये गर्म होकर के ऊपर उठता है, तो एक समय ऐसा आता है कि यहाँ पर ये ठंडा होना, यहाँ इस क्षेत्र पे ये ठंडा होना प्रारंभ हो जाता है। और जब ये ठंडा होना प्रारंभ हो जाता है, तो यहीं पर इन जल को लिए हुए वायु का संघनन होने लगता है। और जब यहाँ पे उसका संघनन होता है, तो यहाँ पर छोटे-छोटे बूंदों के रूप में जल इस मेघ के रूप में रहता है, छोटे-छोटे बूंदों के रूप में। एक समय ऐसा आता है कि ये छोटी-छोटी बूंदें आपस में संयुक्त होकर के बड़ी बूंदों का निर्माण करती हैं।
और जब ये बड़ी बूंदों का निर्माण करती हैं तो बड़ी बूंदों का निर्माण करती हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल से बादल को त्याग देती हैं और धरातल पर गिर जाती हैं, धरातल पर गिर जाती हैं और यही प्रक्रिया वर्षण कहलाती है। उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी ये चीजें। आइए जानते हैं कि वर्षण की प्रक्रिया क्या है। वर्षण की प्रक्रिया क्या है? वर्षण जल चक्र से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे जल चक्र। जब समुद्र है या कोई जलीय क्षेत्र है वहां पर सूर्य का प्रकाश आता है, सूर्य के प्रकाश से वाष्प वाष्प बन करके वो संघनित होकर के ऊपर उठते हैं और बादल का निर्माण होता है। फिर कुछ समय बाद बादल से वर्षा होती है। ये सारी प्रक्रिया आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो बेसिकली ये जो वर्षण का कार्य है, ये जो वर्षण की प्रक्रिया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत संघनित जल की बूंद अथवा हिम के कण गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में बादलों से पृथ्वी की सतह पर आते हैं या पृथ्वी की सतह पर गिरते हैं। ठीक है, आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। इसको और अच्छे से हम समझते हैं। प्रोसेस कैसे हो रहा है? प्रोसेस इस प्रकार से हो रहा है, जो आपको याद रखना है वो ये हो रहा है कि पहले धरातल से ऊपर उठ रही है गैसें, वायु के कण जो हैं जल को अपने अंदर लिए हुए, वो गर्म होकर के ऊपर उठ रहे हैं और एक समय ऐसा आता है कि वो ठंडे हो जाते हैं और ठंडे होने के बाद उनका संघनन हो रहा है और संघनन होने के कारण एक बहुत बड़े आर्द्रता ग्राही नाभिक का निर्माण हो रहा है, जो कि मैंने छोटे छोटे आपको कण बताए। उसके बाद उनका संघनन होता है। संघनन की प्रक्रिया के बाद मेघ सीकर का निर्माण होता है। मेघ के सीकर क्या है? ये मेघ सीकर सीकर क्या है? ये मेघ सीकर वही है जो छोटे छोटे जल की बूंदे थे, वही बड़े बड़े जब हो रहे थे। ठीक है, जब ये छोटे छोटे जो कण हो रहे थे, फिर ये जब छोटे छोटे कण आपस में अधिक में ज्वाइंट हो जाते हैं तो बादल का जब निर्माण होता है। फिर ये जो मेघ सीकर हैं जो कि बहुत बड़े हैं, अधिक मात्रा में हैं, इनको वायु नहीं रोक पाता है। इनके अंदर इतनी क्षमता आ जाती है कि वायु भी इनको नहीं रोक पाता है और इसी वजह से ये आसानी से पृथ्वी के सतह तक आ जाते हैं। कभी कभी आपने भी ऐसा देखा होगा कि बादल तो बनते हैं लेकिन वर्षा नहीं होती है। ये आप और हम बचपन से देखते आए हैं कि बहुत बार ऐसा होता है कि बादल बनता है लेकिन वर्षा नहीं होती है। उसका मेन कारण यही है कि उस टाइम पर ये जो मेघ सीकर है, यानी कि ये जो बादल के अंतर्गत छोटी छोटी बूंदें थी, उनकी मात्रा अधिक थी, पर वो बड़ी बड़ी जल की बूंदों के रूप में परिवर्तित नहीं हो पाई थी। इसी वजह से बादल बनकर रह जाता है और वर्षा नहीं हो पाती है। लेकिन जब भी वो छोटे छोटे जल की बूंदें जो हैं वो जब भी बड़ा आकार लेंगी, बड़े जल की बूंदों को लेंगी, तो कोई भी वायु उनको रोक नहीं पाएगी। ठीक है, ये सारी बातें आपने बहुत ही आसानी से समझी। अब चलिए जानते हैं वर्षण के विविध रूप, कि वर्षण कितने कितने प्रकार से हो सकता है या होता है। ये जो संघनन की बातें हम आपसे कर रहे हैं कि जब धरातल पर वायु गर्म होकर के ऊपर जाती है, संघनन होता है, तो संघनन का जो हिमांक है वो जब कभी भी 0 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। कब होता है? जब 0 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है तो जो वर्षण होता है वो जल के रूप में हो सकता है, ओस के रूप में हो सकता है, कोहरा के रूप में हो सकता है। लेकिन जब कभी भी ये संघनन हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहेगा, उससे कम रहेगा, तो जो वर्षण होता है वो हिमपात, ओलापात, पाला, तुषार, इन सभी के रूप में होता है। तो आप समझ चुके हैं कि ये जल, ओस, कोहरा और हिमपात, ओलापात या फिर तुषार, ये सभी क्या है और किस किस वजह से इनका हम देखते हैं अंतर। ठीक है, तो इनको हम तापमान के रूप में ही बांटते हैं। चलिए अब आगे पढ़ते हैं कि वर्षा जो कि जल की बूंदों के रूप में होता है, जो जल की बूंदों के रूप में होता है उसके क्या क्या मेजर पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए। जब कभी भी जल के रूप में वर्षा होगी तो वायु में पर्याप्त आर्द्रता होनी चाहिए, वायु में पर्याप्त आर्द्रता होनी चाहिए और उस टाइम पर जो संघनन हिमांक है वो 0 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए, 0 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए।
हम बात करें अगर जल की बूंदों का, जो वर्षा जल के रूप में हो रही है, उस जल की बूंद का अगर हम व्यास बताएं, उस बूंद का व्यास बताएं, तो 5 मिलीमीटर से जब भी ये अधिक रहेगा तरल के रूप में, तो वही जल वर्षा कहलाती है। कुछ मेजर डिफरेंसेस हैं ये जो मिलीमीटर व्यास है, क्योंकि फुहार में आप देखेंगे अभी कुछ देर बाद कि 0.5 मिलीमीटर के जल की बूंदों का व्यास जब रहेगा तो वो फुहार के रूप में कहलाएगी। लेकिन जब कभी भी 5 मिलीमीटर से अधिक व्यास वाली जल की बूंदें तरल अवस्था में रहेंगी तो वो जल रूपी वर्षा कराएंगी। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं फुहार के रूप में। ठीक है, फुहार कब होता है, फुहार किसे कहते हैं? जब कभी भी जल की बूंदों का व्यास 0.5 मिलीमीटर तक होता है और इसके साथ ही जो संघनन की प्रक्रिया है वो बहुत ही धीरे धीरे होएगी, और उसके साथ हिम के जो कण हैं, हिम के जो कण हैं वो द्रव्य अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, उस वक्त फुहार कहलाता है। ठीक है, ये जो निम्न स्तरीय मेघ का जब निर्माण होता है तब फुहार की स्थिति उत्पन्न होती है। ठीक है, उम्मीद है कि आप वर्षा जो जल रूपी होती है और फुहार, इन सभी में अंतर समझ पाए होंगे। अब चलिए समझते हैं सहीम वर्षा क्या है, जिसको हम इंग्लिश में स्लीट के नाम से जानते हैं। सहीम वर्षा, वर्षा और हिम के संयुक्त रूप में होने से जो वर्षा होती है उसी को हम सहीम वर्षा कहते हैं। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, करकापात। किस नाम से जानते हैं? करकापात के नाम से भी हम इसको जानते हैं, सहीम वर्षा को। मुझे जहां तक लगता है कि ये सहीम वर्षा और करकापात दोनों नाम से आप अपरिचित होंगे। बहुत कम लोग जानते हैं कि जो वर्षा और हिम दोनों एक साथ होती है उसको हम सहीम वर्षा के रूप में जानते हैं, सहीम वर्षा के नाम से जानते हैं। तो आप भूगोल के बच्चे हैं, भूगोल के विद्यार्थी हैं, तो आप सबकी तरह जब कभी वर्षा और बर्फ एक साथ होए तो आप ये मत कहिएगा कि वर्षा हो रही है बर्फ पड़ रहा है, आप सीधे सीधे ये बोलिए कि सहीम वर्षा हो रही है, जिसको हम करकापात के नाम से भी जानते हैं। जब कभी पानी और बर्फ के गोले एक साथ बरसते हैं पृथ्वी के धरातल पर तो उसको हम करकापात या फिर सहीम वर्षा के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब चलिए बादल फटना किसे कहते हैं, बादल फटने पर क्या क्या होता है। जब कभी भी अचानक तूफान के साथ गर्जना होती है और तेज वर्षा होती है, उस समय बादल फटने की प्रक्रिया अक्सर अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई पहाड़ी इलाका है वहां पर बादल के बहुत सारे, बादल का बहुत बड़ा भाग जाकर के पहाड़ से टकरा जाता है, तो उसमें इतनी तेजी से अचानक तूफान आते हैं और बहुत तेजी से गर्जना होती है और वर्षा बहुत ही तीव्र होती है, उसी को हम बादल फटना के रूप में लोग कहते हैं। कुछ एक मेन नोट इसमें अगर आप ले सकें तो ये जो बादल फटने की प्रक्रिया है वो मानसून में ही अक्सर देखने को होती है, क्योंकि मानसून का ही मौसम ऐसा होता है जब गर्म और ठंडी हवा दोनों प्रकार की हवाएं चलती हैं। ठीक है, उसी समय ऐसी चीजें, ऐसी घटनाएं होती हैं। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं कि तड़ित झांझा किसे कहते हैं। जब कभी भी तूफानी वर्षा होती है और बिजली बहुत तीव्र होती है और उसके साथ साथ धूल भरी आंधी चलती है, उस समय भारी वर्षा होती है। और भारी वर्षा होती है उसके साथ साथ कभी कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि ओलावृष्टि भी हो जाती है। ओलावृष्टि होना हमेशा कंपल्सरी नहीं है, लेकिन कभी कभी ओलावृष्टि हो जाती है इस भारी वर्षा में। क्या क्या होता है, तूफानी वर्षा होती है, बिजली चमकती है, साथ ही साथ धूल भरी आंधी आती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, तड़ित झांझा कहते हैं। अगर इस पॉइंट में आपको कोई चीज नोट करनी है तो मैं आपको बोलूं कि ये जो तड़ित झांझा की प्रक्रिया है वो कब होती है, प्रकार की वर्षण कब होती है, जब कभी भी वर्षा ऋतु या फिर ग्रीष्म ऋतु होता है उसमें दोपहर के बाद या फिर शाम के टाइम में ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि तड़ित झांझा उत्पन्न होता है। और बिजली चमकना, बिजली चमकना की अगर हम बात करें तो इससे आप बहुत भली भांति परिचित होंगे, क्योंकि बिजली चमकना बेसिकली सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो ये बादल होता है, हमारा खैर बादल जब भी होता है तो उसके कुछ आवेश होते हैं, कुछ धनात्मक होते हैं, कुछ थोड़े ऋणात्मक होते हैं।
ये जो दो प्रकार के आवेश वाले बादल जब आपस में टकराते हैं तो बहुत ही तेज गर्जना होती है, बहुत ही तेज गर्जना होती है। और तेज गर्जना होने के साथ साथ बिजली चमकती है, उसी को बिजली चमकना के नाम से जानते हैं। ये जो बादल हैं आपस में जब टकराते हैं तो तेज गर्जना होती है और बिजली भी दिखाई देती है अक्सर लोगों को। चलिए हम बात करें अब अगर हिम की। हिम क्या है? जिसको हम स्नो के नाम से जानते हैं। जब भी ये संघनन हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस से कम होएगा, उस वक्त जो वर्षा होती है वो हिम के रूप में होती है और इसी को हम हिम बोलते हैं। और इन हिम का इन बर्फ के गोलों का धरातल पर गिरना तेजी से, जब ये तेजी से गिरते हैं, तीव्रता से गिरते हैं, तो उसको हम हिमपात के नाम से जानते हैं। अभी तक आपने तड़ित झांझा, सहीम वर्षा, बादल फटना, वर्षा फुहार, ये सभी बहुत ही अच्छे से आप समझ चुके हैं। अब चलिए हम जानते हैं ओला क्या है। जब कभी भी बड़े आकार के बर्फ धरातल पर गिरते हैं, जब कभी भी बड़े आकार की बर्फ धरातल पर गिरते हैं तो उन्हें हम ओला के नाम से जानते हैं। ओला के नाम से जानते हैं। जो इनका व्यास होता है, इस प्रकार के व्यास, क्योंकि अभी हम अपने जल वर्षा जो जल के रूप में होती है उनका व्यास आपको बताएं, तो जब भी ओला होता है, ओलावृष्टि होती है, तो उनके व्यास, क्योंकि ये बड़े आकार के बर्फ होते हैं, ये 50 मिलीमीटर से अधिक भी हो सकते हैं और उनसे कम भी हो सकते हैं। ठीक है, ये सारी बातें आप समझ चुके हैं कि वर्षण की प्रक्रिया क्या है, वर्षण के विविध रूप क्या हैं। ये सभी बातें आप बहुत ही आसानी से आज की क्लास में समझे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए संत कबीर विद्यापीठ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ।